हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे दयामर भाषा डैम की। तकरीबन कंसेप्शन से 40 साल बाद, इससे पहले भी कई इनॉग्रेशंस के बाद वजीर आजम इमरान खान ने दयामर भाषा डैम के तामीराती काम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने माजी में डैम तामीर ना करके बहुत बड़ी गलती की, ताहम अब हमने सख्त फैसलों की जो माजी की कमजोर मईशत थी उससे तरक्की की राह पर डाल दिया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने तनकीद करते हुए ये कहा है कि तहरीक इंसाफ उनके प्रोजेक्ट्स पर अपने नाम की तख्ती लगाकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि दयामर भाषा डैम की जगह मुस्लिम लीग नून ने खरीदी थी। इसकी मंजूरी उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने दी थी। ताहम जो इसमें ताखीर हुई है 2 साल की, वो पीटीआई की वजह से हुई है, लेकिन फिर भी क्रेडिट तहरीक इंसाफ ले रही है। तलाल चौधरी साहब ने जियो के प्रोग्राम में बात करते हुए यही कहा कि हुकूमत का बस नहीं चल रहा, वरना ये लोग तो मीनारे पाकिस्तान और मज़ार कायद का भी दोबारा इफ्तिताह करके अपने नाम की वहां पर तख्ती लगा ले। अब ऐसे में अपने एनालिस्ट के सामने हमने सवाल कुछ यूं रखा है कि नून लीग के रहनुमा जो मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, जो इतराज़ात उठा रहे हैं इस पर, क्या वो दुरुस्त हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ होंगी। इरशाद भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। एहसन इकबाल साहब एतराज़ उठा रहे हैं कि दिसंबर 2016 में नवाज शरीफ की हुकूमत में जो सारा फाइनेंशियल प्लान था वो तय हुआ, जमीन भी नून लीग की हुकूमत ने ही खरीदी। अब 2 साल की जो ताखीर है वो पीटीआई की वजह से हुई और इसके बावजूद पीटीआई क्रेडिट ले रही है। देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये बदकिस्मती हमारे मुल्क की, एक रवाज है हमारे मुल्क में, एक रस्म है हमारे मुल्क में, रवायत है कि और छोटापन है ये कि आप किसी की तख्ती हटाकर अपनी लगा दें या किसी का मंसूबा हो और वो आपका सियासी मुखालिफ और उसका क्रेडिट उसको ना दें। बल्कि यहाँ तो ये भी होता रहा है कि एक हुकूमत ने मंसूबा शुरू किया, दूसरी ने आकर ख़त्म कर दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। एक तो होता है तख्ती हटाना, वो कहते हैं मंसूबा ही हटा दो। और ये भी होता रहा है कि मंसूबे कागज़ों में बन गए मगर हकीकत में कुछ भी नहीं, कहीं भी नज़र नहीं आए। और शहबाज शरीफ साहब के 2-4 मंसूबे छोड़ दें, 2-4 और कर लें, बाकी कोई मंसूबा ऐसा नहीं है जो वक्त पर बना हो। मिसाल के तौर पे अगर 1 साल में बनने वाला मंसूबा हो तो वो 10 साल लग जाते हैं। 1 लाख रुपए में बनने वाला मंसूबा वो करोड़ तक पहुंच जाता है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से कि दूसरे ने शुरू किया, हमने नहीं शुरू करना, दूसरे का है, हम नहीं करेंगे, हमारे नाम लग जाए। और नामों से क्या है यार, ये मुल्क तो आपका है ना, ये मुल्क, इसी मुल्क ने आपको शनाख्त दी, इज्जत दी, सारा कुछ दिया और वो किया। अब ये जो दयामेर भाषा डैम है, ये दयामेर है जीबी का ज़िला इलाका, भाषा है केपी का सरहदी इलाका। अच्छा, अब ये दरियाए सिंध पर जो तामीर होने वाला है और इसकी 4500 मेगावाट बिजली और 16,000 नौकरियां। और अच्छा, अब ये है कि ये इसके बारे में कहा गया है कि ये मंसूबा कई दिहाइयों से था। आप अंदाजा करें, हम पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहां सालाना 21 अरब डॉलर का एक स्टडी आई थी, 21 अरब डॉलर का सैलाब और बारिशों और बाकी पानी ज़ाया हो जाता है। यानी पानी ज़ख़ीरा करने का बंदोबस्त ना होने से सालाना 29 मिलियन हेक्टर फुट पानी समंदर में जाके गिरता है। ये हाल है हमारा। और जितना पाकिस्तान का पानी ज़ाया होता है, 3 मंगला डैम चाहिए उसको रखने के लिए। हम सैलाबों भी मरते हैं, पानी में जानें भी जाती हैं, जदादें भी होती हैं और अरबों डॉलर का पानी ज़ाया हो जाता है सिर्फ तख्तियाँ लगाने। अब कई दिहाइयों से था, एक है कि अयूब खान से शुरू हुआ, एक है कि 1980 की दिहाई में बाकायदा मंसूबे की तजवीज़ ज़ेरे गौर आई। मंसूबे का पहला इफ्तिताह 1998 में नवाज शरीफ साहब ने किया। 2004 में पहली फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई। 2005 से 2008 में दोबारा इसके डिज़ाइन पर काम शुरू हुआ। 2008 में डैम की बाकायदा के गो हेड करें। अच्छा, 2006 में मुशर्रफ साहब ने डैम की तामीर का ऐलान ठोक दिया। वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ साहब ने इसका इफ्तिताह कर दिया। 2011 में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इसका इफ्तिताह कर दिया। 2020 में अब इमरान खान साहब इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है नवाज शरीफ साहब, शौकत अज़ीज़ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और इमरान खान साहब और डैम एक। अब वो डैम फुल डैम जो है वो तरस रहा है कि मैं असल किसका बच्चा हूँ। अच्छा, अब ये है कि ये जो भट्टी साहब, शायद आप दरमियान में से मुशर्रफ साहब को भूल रहे हैं, उन्होंने भी शायद इफ्तिताह किया था।
नहीं, मैंने नाम आपने गालिबन आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। मैंने कहा 2006 में मुशर्रफ साहब ने इसकी तामीर का बाकायदा ऐलान फरमा दिया था और परवेज मुशर्रफ साहब आपको बहुत पसंद है, इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूं, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो हमारे सदर मुमलकत थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने 2006 में दोबारा इसके कहा कि इसको तामीर किया जाए और उन्होंने ये हुक्म सादर किया। मैडम शेख, आपकी इतला के लिए अर्ज है, उन्होंने भी फरमाया था कि यह तामीर किया जाए। अच्छा, अब यह है कि ये वही डैम है जिसके बारे में 9 जुलाई 2014 की दी न्यूज़ की खबर है मुस्लिम लीग नून की कि इसे 2037 तक डिले कर दिया जाए, और ये वही डैम है जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब की खबर है कि 2017 में इस पर बाकायदा काम शुरू कर दिया जाए। अच्छा, और ये वही डैम है कि जिस पर भारत ने एतराज़ात उठाए, जिसके लिए साकिब निसार साहब ने चंदे इकट्ठे किए, जिसको पहले सी पैक अथॉरिटी में शामिल किया गया, मगर चीन की कड़ी शराइत की वजह से टेंडर होने के बावजूद इसको मुलतवी कर दिया गया, और अब फिर वही डैम है जिसका सुना है ज्यादातर सरमाया चीन देगा। बात यह है कि खुदा के लिए यार ये ना करो, सारे लगा लो कैद आजम के मिज़ार पर, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, परवेज मुशर्रफ साहब, याहिया खान साहब, अयूब खान साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जरदारी साहब, सारे तख्तियां लगा लो, लेकिन मंसूबों को ना करो। एक एक मंसूबा, जितने 35 अरब का मंसूबा इस्लामाबाद एयरपोर्ट का 102 अरब तक पहुंचा, किस वजह से? तख्तियां और मेरा है, तेरा है, तेरा, ये पाकिस्तान सब का है। और अगर प्लीज अल्लाह के नाम पे ये करो, ये जितना डैम की जरूरत है हमें, दुनिया ने 80 डैम बना लिए हैं, हमारे यहाँ वही मंगला, वही तरबेला, वही 2-4 छोटे। 60 की दिहाई के बाद कोई बड़ा डैम तामीर नहीं हुआ इस मुल्क में। ये पॉइंट लेके चलते हैं आगे। भट्टी साहब, बाबर सत्तार साहब, आपको क्या लगता है? भट्टी साहब जैसे कह रहे हैं कि तेरा मेरा की गेम बन चुकी है, या फिर उससे बिगर पिक्चर को देखना चाहिए हमें कि पाकिस्तान के मफाद में एक प्रोजेक्ट है? देखिए, एक अमरीकी सदर था हैरी ट्रूमैन, उसने कहा था इट इज अमेजिंग व्हाट यू कैन अकम्प्लिश इफ यू डोंट केयर हु गेट्स द क्रेडिट। तो गुजारिश ये है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये तख्तियां जब लगती हैं, वो पर्दा सा लगता है उसके ऊपर, और उसके बाद वहां वो खड़े होकर जो दुआ मांगते हैं, तो उस दुआ में मांगते क्या है? यानी जब आप एक डैम का इफ्तिताह करते हैं और हर 5-10 साल बाद करते हैं, फिर 10-15 लोग जाके दुआ मांगते हैं, तो मांगते क्या है उस पर? मैं अक्सर सोचता हूँ कि कभी मुझे जाना पड़े ऐसी महफिल में, तो उस वक्त जब हाथ सबने खड़े किए होंगे, तो आप क्या करेंगे कि हम क्या दुआ मांगे यहाँ पे? एक चीज जो 50 साल से नहीं बन रही। वजीर आजम बाबर सत्तार, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, वो पीछे भी काली ऐनक लगा के बहुत सारे खड़े होते हैं भट्टी साहब, मैं तो उनके बारे में तो सवाल ये है, मैं आपसे पूछूंगा क्या दुआ मांगी? शायद वो कहते होंगे कि हमारे दौरे हुकूमत में या तो ये कंप्लीट हो जाए, या फिर अगर ना हो तो फिर अगला हुकूमत का दौर भी हमारा ही हो। शादी का एक वो तो लतीफा है, साहब उसे बेहतर सुना सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जिसकी पंच लाइन वाला लतीफा है कि नाच बड़ी की थी, लेकिन उसकी जो एक ज्यादा सोबर वर्जन है, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि मोशन और प्रोग्रेस को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो हम ये देखते रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ये सारी तकरीबात करके मोशन शो करती रहती हैं, लेकिन उसका प्रोग्रेस से कोई खास ताल्लुक नहीं होता। एक संजीदा मंसूबा था जिसका और अगर किसी की तख्ती बनती है तो मेरा ख्याल है साकिब निसार साहब की बनती है कि वहां पे तख्ती भी लगी हो, और ये भी लगा हो कि वो जो उनकी 2 साल की काविशें थी जिसमें उन्होंने डराया धमकाया भी सबको बहुत, उसके बाद वो पैसे कितने जमा हो गए इस डैम के लिए, क्योंकि वो भी एक हम रोज रेडियो पे भी सुनते रहे कि जी ये डैम के लिए पैसे जमा करने हैं। तो संजीदा बातें हैं, संजीदा मंसूबे हैं, पानी की क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, किस तरह से पूरी होंगी, लेकिन इसे हम ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। सो मैं तो एहसन इकबाल साहब के साथ नहीं एग्री करता, मैं इस चीज के साथ भी नहीं एग्री करता कि आप जाएं वहां पे तख्ती लगाएं अपनी और वो पर्दा खोलें और दुआ मांगे, लेकिन मैं इस चीज से भी नहीं अग्री करता कि आप इसे क्रिटिसाइज करें। अगर डैम अगर बन जाता है लेट्स अज्यूम, तो क्या फर्क पड़ता है कि 6 दफा इसकी तख्ती लगी थी? भाई अगर ये गवर्नमेंट बना देती है तो बना दे, बड़ी अच्छी बात होगी, आप उसे सपोर्ट करें। तो ये क्रेडिट लेने की क्या कहानी है कि हमने पहले तख्ती लगाई थी? तो मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है उसमें हम जो असल मकसद है पॉलिटिक्स का कि आपने चीजें लोगों के बेनिफिट के लिए डिलीवर करनी है, सारे सियासतदान
हुए हैं, हम ये जुगतबाजी के अंदर लगे हुए हैं कि वो भी उस तरह का ही काम कर रहे हैं, जो ऑपोजिशन है वो भी उसी तरह का काम कर रही है। जीरो काटा बराबर है बिल्कुल। ठीक है न्याजी साहब, लेकिन शायद सोचते होंगे ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों के 5 साल बाद जब हम जाएंगे अवाम के पास तो कोई मंसूबे होंगे या कोई क्रेडिट पे हमारे चीज होगी तो फिर वोट मांगेंगे ना, ऐसे कैसे मांग लेंगे? तो तख्तियों का शायद ये लॉजिक है। मेरा ख्याल है कि लीना, पहली बात तो यह है कि जो तख्तियों का मामला है वो तो बाबर साहब ने और भट्टी साहब ने बड़े एक्सटेंसिवली अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। मेरे लिए कल जब स्पीच सुनी तो मैं यकीन जानो कि मुझे दिल कर रहा था कि आपसे कहूँ, और अगर आप नहीं भी रखते तो मैं इस पे बात करता। मैं इसे एक और एंगल से देखता हूँ। तख्तियों में तो मजीद महमल भी पीछे कर देंगी कि ये तो इफ्तिताह होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते। मुझे कल वजीर आजम की तकरीर, पहली बात तो यह है कि वजीर आजम को तकरीरों में ये ज़ेब नहीं देता कि जहाँ पे इदारों के सरबराह बैठे हों, जहाँ पे इस तरह का इफ्तिताह हो रहा हो, जहाँ पे फॉरनर बैठे हों, वहां पे आप ओपोजिशन को आड़े हाथ ले। मैंने तो बेशुमार इफ्तिताह, क्योंकि आए चौथे दिन मंसूबा कंप्लीट होता था शहबाज शरीफ का, और ये पूरे जिसको क्या मीडिया के लोगों का जहाज आता था, और मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने वहां पे कोई ऐसी चीज डिस्कस की हो, किसी का सरसरी भी जिक्र किया हो किसी अपोजिशन पार्टी का। ये म्यांमार डैम के ऊपर भी तो इन्होंने वहां पे आर्मी चीफ साहब भी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हैं, और साकिब निसार साहब तब थे, तो इन्होंने वहां पे अपोजिशन को बुरी तरह लान तान किया। तो आप ये देखें कि ये जो सैंक्टिटी होती है ऐसे फंक्शंस की, वो वजीर आजम पामाल करे, इस कौम का इससे बड़ा सानिया नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात जिससे मुझे इंतहाई जिसको कहना चाहिए कि पजमुर्दा कर दिया, और बहुत ही मेरे लिए एक जिसको कहना चाहिए कि डिप्रेशन का या एक अफसोस का मकाम था कि वजीर आजम का इल्म जो है सत्य था। आपको पहली मैं बात बता दूं कि हमारा पानी जितना भी है 70-80% उसके जो जखीरे हैं वो है आजाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान। ये ठीक है कि ये द्यामीर भाषा जो है ये एक ऐसी जगह पे है कि ये केपी और गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पे है। वही उसी तरह जिस तरीके से मीरपुर का डैम जो है आजाद कश्मीर के और पाकिस्तान पंजाब के बॉर्डर पे है, ये बंगला डैम। अब ये डैम जो है क्यों बनाया गया था पंजाब में कि आपकी किसी को वजीर आजम को या पता नहीं था या कोई नियत का फतूर था कि उसे ये कौम को नहीं बताया कि इन जगहों पे या इंडिया कुछ बनाए या पाकिस्तान बनाए। कोई इंटरनेशनल एजेंसी इसको इसलिए फाइनेंस नहीं करेगी कि ये डिस्प्यूटेड इलाके। चुनाचे जब मुशर्रफ ने नीलम जलम शुरू किया तो एक दीवाने की बढ़ थी, और ये लेट इसलिए हुए, और भी कई चीज होगी क्योंकि बैंक पैसे वैसे तो कई और भी हमारे मशरूम लेट हुए, लेकिन ये लेट इसलिए हुआ कि उनके पास फाइनेंसिंग नहीं थी। और फिर नून लीग ने आके किया, तो उसकी वजह से एक थी कि चाइनीज ने आके उसको अपने जिम्मे लिया और उन्होंने पलक झपकते 3-4 महीने में 1000 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया नीलम जलम का, जो कि 13-14 साल से 10 साल से वो इस तरह स्टेलमेट था। अब आ जाए द्यामिर भाषा पे। हमारी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा पानी का जखीरा था वहां, लेकिन क्राइसिस ये था कि वहां पे भी यही था कि डैम बनना था, ये था जखीरा बनना द्यामिर में, तो चुनाचे उसके अंदर फिर दो चीजें थी। चूंकि ये डैम इंडिया बॉर्डर के करीब था तो कोई मुल्क पोलिटिकली उनकी स्ट्रेटेजिकली वो इसको कोई बंदा अप्रिशिएट नहीं करता। और चाइना भी इतना स्ट्रांग नहीं था जो आज चाइना खड़ा है। 3-4 साल 5 साल पहले चाइना जो विल ऑफ द सुपर पावर्स थी, उनके आगे वो कोई अपनी वो जब कुछ करते थे तो उनके लाइन होता था। चुनाचे अब इनको जब कोहेट दिया नवाज हुकूमत को, तो उन्होंने फौरन ही उसमें 100 बिलियन की जमीन खरीद ली। और इसके पीछे दोनों के पीछे ये था कि चाइना ने सी पैक मनसूबा जो कि वहां से गुजर रहा था, और उन्होंने आते ही 46 बिलियन का अनाउंस किया, और 400 बिलियन का ये तकरीबन हर एक को पता था कि 100 पे जाना है, 200 पे जाना है। हमारी बदकिस्मती कि वो खैर इन पैरल्स है, तितर हो गया। लेकिन उसमें जो बात थी वो ये थी कि उसका सिर्फ ये था कि हमें फाइनेंसर मिल गया दोनों में, चाइना जो नीलम में भी और यहाँ पे द्यामिर भाषा पे भी।
अब वजीर आजम से एक और बात की, आपके पास एक डैम है और वो 7,500 मेगावाट का है, वो मेरे शहर मियांवाली के अंदर है, कालाबाग डैम। यकीन आने बाबर साहब, मैं कभी आपको लेके जाऊंगा मियांवाली, ये ट्रीट टू वॉच अ साइट, एक आके दरिया पहाड़ों से निकल के मैदान में दाखिल होता है और एक बॉल बन जाता है। भट्टी साहब हकीकत में आपको लेके जाऊंगा, यकीन ना ने आप पूरी जिंदगी का आपका लाइफ टाइम एंजॉयमेंट होगी। आप नॉर्दर्न एरिया में जाते रहते हैं, एक दफा मैं आपको जरूर भट्टी साहब लेके जाऊंगा मियांवाली, और आप देखेंगे इतना एंजॉय करेंगे। ये सारे एम्बेसडर को लेके इमरान खान कई दफा जा चुके सैर कराने के लिए, वहां पे बड़ा खूबसूरत है, बड़ी अच्छी सैर का पिकनिक, मतलब डे लॉन्ग ट्रिप तो फैसिनेटिंग है। अच्छा, वो इतना बड़ा बोल था, पहले उसको कहा गया कि ये जनाब, अच्छा न्याई साहब, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला है और मैं चाहूंगी इसके ऊपर ना हम रीमा की एक्सपर्टीज लें। ये यहाँ पे एक बात मुकम्मल होने की, ये बहुत बड़ी प्रत्यांति हुई है। आज आपने मौका दिया तो कौम को पता चलना चाहिए कि कौम का धोखा। अच्छा, उनके जहन जो थी गंग थी, लब कुछ ही नहीं, कालाबाग डैम का नहीं निकल सका। जब छोड़ो आपने जदोगब किया तो बता देते कि हमें पाकिस्तान के अंदर डैम नहीं बनाने देते। कौन? हमारे अपने बंदे, हमारे सूबे। आप एक डैम जो है पाकिस्तान, हमने पता किया कि इंडिया ने पैसा डाला हुआ है वहां पे, वॉट एवर, इतना वहां पे कॉलोनीज बन गई जियाउल हक के वक्त में। उस वक्त जियाउल हक की सियासत ये थी कि वो जनरल फजल हक के आगे जिसको तैना चाहिए था, मजबूर था, उसको लॉन्च करना था एज ए पॉलिटिशियन। वहां से ऐसा क्वेश्चन हुआ कि कालाबाग डैम बनना नहीं, और ये वजीर आजम को चाहिए था, जुर्रत होती तो मियांवाली में कहते रहे मैं कालाबाग डैम बनाऊंगा। आप एक्सपीडियंसी आ गई। ये पॉइंट लेके चलते हैं रीमा साहिबा के पास। उनकी एक्सपर्टीज जो आपने पहले भी पॉइंट उठाया ना, डिस्प्यूटेड टेरिटरी वाला, ये मैं चाहती हूँ रीमा से हम थोड़ी सी इंसाइट लें। जी न्याय साहब, न्याय साहब वापस आते हैं, रीमा से थोड़ी इंसाइट लेते हैं पहले। रीमा, डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो न्याय साहब ने अभी पॉइंट उठाया है, इंडिया ने भी इसके ऊपर कल के बाद ऑब्जेक्ट करने शुरू कर दिया। हम चाहते हैं आप अपनी एक्सपर्टीज शेयर करें बुनियादी सवाल के साथ साथ। अरीना, शुक्रिया। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में क्या हमें इतने बड़े डैम्स की जरूरत है, और जहाँ पे ये डैम लोकेटेड है वो बहुत अर्थक्वेक वल्नरेबल एरिया है, और बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं जो इस तरह का काम करते हैं, बहुत टेक्निकल है, मैं तो वो एक्सपर्टीज नहीं रखती, उनकी राय में ये बहुत हाई रिस्क डैम होगा और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होगी उसके डिज़ाइन में, बहुत ज़्यादा सोच समझ की ज़रूरत होगी, और शायद अभी और टाइम लगे कि आप ऐसा डैम बनाओ जिसके बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो गिवन इट्स लोकेशन। तो मुझे लगता है जो क्रेडिट की रेस है इसमें हम ये सवालात उठाना भूल जाते हैं कि क्या अब अगर, और दूसरी बात जो आपने की कि क्योंकि भारत जो है उस पर ऑब्जेक्शंस रेज कर रहा है, तो अगर मैं या इस प्रोग्राम में कहूँ कि ये डैम हमें, सवाल भी उठाऊं कि क्या ये डैम हमें बनाना चाहिए कि नहीं, मुझे भी कह दिया जाएगा मैं तो इंडियन एजेंट हूँ। क्योंकि जब आप इतने ज्यादा पोलिटिसाइज एक चीज को कर देते हो तो या आप इस पार होते हो या इस पार होते हो। अगर आप कोई और सवालात उठाओ उस पर, चाहे वो टेक्निकल हो या रिस्क के बारे में हो या इवैल्यूएशन स्टडीज के बारे में हो, तो आपको भी इस तरह किसी कैंप में डाल दिया जाता है। तो मेरे लिए ये ज्यादा कंसर्न की बात है कि डैम बने ना बने, लेकिन इस पे हमारा एक डिस्कोर्स तो होना चाहिए, एक पब्लिक डिबेट तो होनी चाहिए कि हमने तो पहले कह दिया कि बहुत अच्छी चीज है, इसे लोग क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन क्या ये इतनी अच्छी चीज है, और अगर उसके कोई रिस्क्स हैं तो क्या हमने उसको कंसिडरेशन में लिया है? पिछली इवैल्यूएशन स्टडी में क्या रिस्क्स आए थे सामने, ये भी तो कौम के सामने रखने चाहिए। ये जो क्रेडिट की रेस है इसमें ये सवाल कहीं गुम हो जाते हैं, और ये मेरा ज्यादा बड़ा कंसर्न है। तो आई होप और प्रोग्राम्स इस पे हो। अब अगर ये बन रहा है, फिर से इसकी इनॉग्रेशन हो गई है, तो ये भी हमें बताया जाए कि जो रिस्क हैं उनको कम करने के लिए क्या एफर्ट्स किए गए हैं, किससे कंसल्ट किया गया है, और जो पूरी कंसल्टेशन होगी उसमें क्या वो इम्प्लीमेंट होंगे। रीमा, यही जो आपने सवालात उठाए हैं ये क्या पहले भी उठ चुके हैं? मेरा ख्याल है उठ चुके हैं, और इसके ऊपर कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी चल रही थी जिसकी वजह से स्टे लिया हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बहुत से मसाइल थे इसमें भी, बाकी डैम से न्याजी साहब कह रहे थे, लेकिन अब वो किस वापस अगर इनॉग्रेट हो रहा है ये डैम, तो फिर से हमें देखना चाहिए कि वो सवालात किस तरह जवाब उनके क्या हैं। ठीक है, ओके। महमल, देखिए अलीना, मेरा नहीं ख्याल कि एहसन इकबाल साहब के एतराज़ात दुरुस्त हैं, यानी इसमें तो मैं नहीं का ऑप्शन लूंगी, और उसकी एक वजह है।
पहली चीज तो ये तख्तियां तो खैर जिसने लगानी है लगाने दे, तख्तियां लगाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये कि देखिए बाशा डैम वो कोई 1 साल में या 2 साल में या एक टेन्योर में गालिबन मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट ही नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक सबसे जो इसका बड़ा मसला है वो जिस तरह न्याजी साहब ने भी जी मैं वही कह रही हूँ भट्टी साहब की, वो न्याजी साहब ने भी बात की कि एक तो वो डिस्प्यूटेड एरिया है तो उसकी ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं ये उसकी फंडिंग नहीं उस तरह करे। चाइना ने जरूर की लेकिन जितने पैसे चाहिए गालिबन 1400 बिलियन या कुछ इस तरह के पैसे चाहिए वो अभी तक हम उस तरह से 17 बिलियन चाहिए। China is doing only 70% of it। हाँ मैम इस वक्त वो सिर्फ वाटर स्टोरेज बना रहे हैं जो अगेन बड़ा एसेंशियल है। वो मतलब उसको वो भी अभी सिर्फ हमें बहुत पानी भी तो इकट्ठा करना है। ठीक है, वो अभी दूसरा प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ, प्रोजेक्ट 17। ठीक है मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहिए ना कि अभी एक तो हाँ जी मेरा ये था कि फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पहले ये नून लीग की हुकूमत के भी लोगों से अगर आप बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि हमारी भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी इस पे नहीं थी प्रॉपर, तो इसलिए हम सिर्फ जमीन ही खरीद सके। तो जमीन खरीदने से तो खैर डैम नहीं बन जाता, तो इसलिए उनकी भी तख्ती वो भी लगा ले, मतलब वो एक अलहदा बात है, कोई भी लगा सकता है। ये ऐसे ही देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस तरह वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया, लेकिन उसका जो है वो बाद में 98 में उसके टेस्ट हुए तो फिर उसका क्रेडिट नून लीग को भी ले जाती है। तो वो क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ना, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो जिसका क्रेडिट जो है जब मुकम्मल होगा इसमें बहुत सारे लोगों का क्रेडिट होगा। खैर वो भी बात नहीं, गौरतलब बात एक फाइनेंसिंग की है, दूसरा यही कि वो डिस्प्यूटेड एरिया है तो कौन देगा, किस तरह से। फिर जिस तरह रीमा ने बात की कि उसके ऊपर एक वायबिलिटी कि क्या फीजिबल है भी कि नहीं है, उधर अर्थक्वेक प्रोन एरिया। असल चीज ये देखिए, ये यहाँ तक जो है ये डायमीर बाशा डैम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मेरा में एतराज दुरुस्त नहीं। हाँ चंद प्रोजेक्ट ऐसे जरूर है नून लीग के कि जो इस हुकूमत ने इनॉग्रेट किए, वो कोई बिजली के हो सकते हैं, कोई मोटरवे का, कोई सा रोड का कुछ था और इस तरह के है कि उन्होंने जाके इफ्तार कर दिया शुरू उनके टाइम, वो क्रेडिट उनका। ये ऐसे ही है कि जैसे देखिए बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसका क्रेडिट आप नाम बदल दें, आप फंडिंग भी उसको ज्यादा दे दें, लेकिन उसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जाता है। लेडी हेल्थ केयर वर्कर्स वाले प्रोजेक्ट का उन्हीं को जाता है। तो मतलब वो तो फैसला आवाम ही कर लेगी, उन्हें पता है किसने स्टार्ट किया। लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट में हमें क्रेडिट कोई उस तरह से ले भी नहीं सकते। दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो मेरा में अगर तख्ती कोई वो लगा भी लेते हैं इमरान खान साहब, तो कोई इसमें कोई मजाइका नहीं है, कोई ऐसी बुराई नहीं है कोई इसमें। ठीक है जी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दूसरा सवाल एनालिस्ट के सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे फैसल वावडा की नाअहली के केस की। तो दौरी शहरियत का एक केस है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वावडा की नाअहली से मुतल्लिक समाअत 20 जुलाई के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दरखास्त गुजार और दीगर को भी इस जिम्मे में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दौरी शहरियत छुपाने पर नाअहली के लिए दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वावडा को बजाते खुद या फिर वकील के जरिए पेश होने की हिदायत की गई है। अब ये भी आपको याद करवाते चले कि फैसल वावडा ने 2018 के इलेक्शन में NA 249 से इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। अब हमने सवाल कुछ यूं रखा है अपने एनालिस्ट के लिए कि इलेक्शन कमीशन विफाकी वजीर के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। ओपन ऑप्शंस है सबके पास। बाबर सत्तार साहब, थोड़ा सा कानूनी नुक्ता है, पहले अगर आप इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दें कि 2018 के इलेक्शंस में तो अदालत ने एक एफिडेविट भी मांगा था ना, तो क्या ये उस जिम्मे में भी कार्रवाई होगी अगर कुछ खिलाफ होता है, अगर खिलाफ वर्जी पाई जाती है तो? देखिए, जो इलेक्शन एक्ट है हमारा 2017 का, उसकी स्कीम ये है कि जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर मांगी जाती है आपने फॉर्म्स के अंदर फिल आउट करके देनी है, जिसके अंदर दोहरी शरीयत की भी बात है, उसकी तशरीह ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है कि आर्टिकल 63 और 62 की इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है कि आप दोहरी शरीयत नहीं रख सकते और अगर आप रखेंगे तो आप क्वालिफाइड नहीं है। उसी बेसिस के ऊपर अब डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट है जब आप अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराते हैं, और अगर आप नॉमिनेशन पेपर्स में कोई गलत बयानी करें तो फिर वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है उस बेसिस के ऊपर, और वो करप्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन के अंदर भी ये काफी सारी चीजें आ जाती हैं। सो इलेक्शन कमीशन ने ये डिटरमिन करना है कि उन्होंने कोई गलत बयानी की या नहीं की, और अगर गलत बयानी की तो वो फिर अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करके क्वालिफाई कर सकते हैं। सर, लेकिन वो जो एक खास तौर पे अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा था अलग से, क्या उसकी अलग से कोई हैसियत होगी, ये जानना चाह रही हूँ, क्या उस पर सेपरेटली कार्रवाई होगी? अदालत के साथ आप गलत बयानी करें तो उसमें जो रेमेडी होती है वो कंटेम्प्ट की होती है कि आपने अदालत के साथ गलत बयानी। तो कंटेम्प्ट के अंदर आपको आपके खिलाफ प्रोसीड किया जा सकता है, और उसके अंदर फिर अगर सजा हो जाए तो उस पर भी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। वो अलग प्रोसीडिंग्स हैं,
उस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन नहीं प्रोसीड करेगा, वो बहरहाल वो ज्यूरिसडिक्शन अदालत की है। ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। रीमा मोर साहिबा, ना 2-3 और चीजें भी हैं। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसी साल का एक फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेस और जिसमें पीनल कोड के ऑफेंसेस आते हैं, पर्जरी के ऑफेंसेस आते हैं, बहुत उसमें स्ट्रिक्ट सजाएं हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा आप इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसल वाडा को डी नोटिफाई कर सकती है और फ्रेश इलेक्शंस हो सकते हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी में। और हमारी अदालतों के तो ये भी फैसले हैं कि एक छोटी सी मिस डिक्लेरेशन, यहाँ पे उनके अगेंस्ट इल्जाम तो ये है कि जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए तो वो अमेरिकन नेशनल थे, और जब उनके एक्सेप्ट हुए फिर उन्होंने पूरा प्रोसेस शुरू किया नेशनैलिटी जो है वो रिनाउंस करने का, और काफी देर बाद, कुछ दिन बाद उनकी जो नेशनैलिटी है वो रिनाउंस हो गई, उनको सर्टिफिकेट मिल गया। तो इतनी छोटी मिस डिक्लेरेशन पे भी ये कहा गया है कि आप सादिक और अमीन नहीं रहते। हमारे सामने नवाज शरीफ साहब का भी केस है, वो फॉर लाइफ डिस्क्वालिफाइड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी मिस डिक्लेरेशन की अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में। तो अगर अदालतें जो हैं या इलेक्शन कमीशन पास्ट जो प्रेसिडेंट है उस पे ही जाती है तो ये सब बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हो सकती हैं उनके खिलाफ। डी नोटिफिकेशन, ये कहना कि वो सादिक अमीन नहीं है, और जो पर्जरी की प्रोसीडिंग्स हैं वो अलग। लेकिन सवाल ये है, ऑलरेडी में काफी महीने गुजर गए, साल गुजर गए, अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है, और क्या होगी? और दूसरी बात, क्या अदालतें अपने जो पिछले फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन जो पिछले फैसले हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली फैसला इसके ऊपर भी करेगी कि नहीं? अब हमने देखा है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमने देखा है कि एक ही तरह के फैसले, आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आप कौन हो, इन बुनियादों पे भी फैसले किए जाते हैं। तो ये बहुत सी चीजें हो सकती हैं उनके केस में, और मेरी नजर में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है अगर ये डेट्स एक्यूरेट हो, लेकिन उनके केस में होगी कि नहीं अब ये देखते हैं। अच्छा मेहमल, आपको क्या लगता है, सिमिलर केसेस के हवाले दे रहे हैं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो सादिया अब्बासी का भी केस मिलता जुलता ही था, शाहिद खाकान अब्बासी साहिबा की बहन। जी बिल्कुल, मैं उसी का हवाला देना चाह रही थी अलीना कि सादिया अब्बासी साहबा और हारून अख्तर साहब दोनों का ये था, एक के पास कैनेडियन नेशनैलिटी थी, हारून अख्तर साहब के पास, दोनों नून लीग के सेनेटर्स थे, और सादिया अब्बासी साहब के पास अमेरिकन थी। अच्छा, उन्होंने, सादिया अब्बासी साहबा ये कहती हैं कि मैंने जब वो फाइल किए थे नॉमिनेशन पेपर तो उससे पहले वो एम्बेसी में जाकर तो अपनी रिनाउंस कर चुकी थी, लेकिन एक स्टेट डिपार्टमेंट का लेटर आता है जो आपको सर्टिफिकेट, बेसिकली रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट होता है, वो उनको गालिबन 12 दिन के बाद शायद मिला था। तो वो एक प्रोसीजर, यानी कि उनका प्रोसीजरल डिले या जो भी एक उनका तो होता है, तौर तरीका होता है, लेकिन वो अपनी नेशनैलिटी गिव अप कर चुकी थी, सिटीजनशिप गिव अप कर चुकी थी, लेकिन उनको फिर भी डिस्क्वालीफाई इसीलिए किया गया कि जिस दिन आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं तो उससे पहले आपके पास ये लेटर होना चाहिए था। तो अगर इन्हीं एग्जांपल्स को देख तो फैसल वावडा साहब के तो 18 को मंजूर हुए हैं और 25 को शायद उनका लेटर आया है। जी, मैं यही कह रही हूँ, देखिए अगर इन एग्जांपल्स को देखकर हम कहें तो फिर तो यही बनता है, लेकिन बाकी ये है कि वो तो इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला होगा, क्या वो कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट वाले फैसला करते हैं या कोई डिफरेंट स्टैंडर्ड होगा, जैसा रीमा ने भी बात की, ये भी होता है, या हो सकता है फैसला ही डिले कर दें, साल 2 साल वो कुछ भी ना करें, 2-3 साल बाद अगर वो डिस्क्वालीफाई कर दे या डी नोटिफाई कर दे या जो भी चीज कर दे, तो उस वक्त तो मतलब वो डिफरेंस है ना। ये तो अभी बने थे सेनेटर्स, तो इन लोगों को हटा दिया गया था, तो फिर ये डिपेंड करता है, और देखते हैं कि 20 जुलाई को इलेक्शन कमीशन क्या कहती है। ठीक है जी, हमारी डिस्कशन जारी है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसको। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की जो दोहरी शहरियत से मुतल्लिक उन पर इल्जामात लगाए गए हैं उसकी समाअत करनी है 20 जुलाई को। सवाल हमने ये रखा है कि इलेक्शन कमीशन विफाकी वजीर के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। न्याजी साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये भी हो सकता है कि डिले हो जाए थोड़ी सी समाअत या अगली काफी समाअतों पे डिले हो जाए? पाकिस्तान में टॉपिक्स को इतनी संजीदगी से डिस्कस करते हैं जैसे वाकयातन आपके लिए ये चीजें जो है कोई बड़ा ही नया, कोई पहली दफा ऐसा केस आया है और आप जो शशोपाई में मुब्तला हैं, और आपने हमारे 2 बड़े बड़े यहाँ जो अटर्नीज बैठे हैं उनको भी आपने ऐसे को टास्क दे दिया और उन्हें कोई खिर्द की गुत्थियां सुलझा के बताना है कि वतन पाकिस्तान, अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। ये हमारे लिए एक सर, एक जिसको लेकिन
इतनी बड़ी आपने मिस डिक्लेयर की है एक चीज। आप जिस बेसिस पे आए हैं और यहाँ पर बैठे हैं, आपने वही सही नहीं की है, आपकी बुनियाद ही सही नहीं है, तो ऊपर बनने वाली इमारत पे क्या हम तो संजीदगी से लेंगे ना फिर। प्लीज मैं बात करने दे, मुझे कुछ पता नहीं चलता, रोक रही है आप मुझे बात करने से रोक रही है, एनकरेज कर रही है, इसलिए प्लीज मेरी रवानी ना। नहीं मैं बिल्कुल नहीं आपको रोक रही, पहले ही आपने मुझे मालूम कर दिया, इसमें भी आप आधा घंटा ले लेती है मेरा, यानी कि आधा टाइम। अच्छा देखिए सादिया अब्बासी ने शरीयत छोड़ दी, लेकिन क्या हुआ 100 मोटो के ऊपर शकील रहमान के साथ क्या नहीं हो रहा। आप इस मुल्क के अंदर एक फंदा बनता हो, क्या होता है कि फंदा गर्दन की नाप के मुताबिक बनता है। अगर तो फैसल वाडा का गला उस फंदे में ना आया तो छूट जाएगा, अगर फंदा ऐसे बन चुका है तो गला आ चुका है। तो मैं या आप को फैसला करने वाली नहीं है, ये एक दो नहीं एक पाकिस्तान है, बेशर्मी और ढिठाई के साथ एक पाकिस्तान है। मैं कहता हूं कि शर्मनाक है ये। मुझे पता चले कि आपके हमारे जो 2 वकील बैठे हैं जयद किस्म के बैन अवी लेवल के, इन पे क्या बीतती होगी जब ये सारे केसेस आते होंगे और देखते होंगे, फिर आपकी तालीम के लिए वो डिस्कस भी करते होंगे। मैं और भट्टी साहब महमल तो चलो एक आमियाना है, कानून की मुश्किलाफियां नहीं जानते, हमें तो सिर्फ ये पता है कि जो चीजें सामने कुनंदा है, अब इसको किस किस एंगल से देखेंगे। राना सनाउल्लाह ड्रग्स केस के अंदर 6 महीने काल कोठरी के अंदर जून जुलाई गर्मी में हीट के ऊपर रखा गया। मेरा ख्याल है कि अंग्रेज भी काला पानी में भेज के इस तरह जुल्म नहीं करते होंगे जिन्होंने किए। कौन से साल में किया? 21वीं सदी में किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये इस पाकिस्तान के अंदर जब हनीफ अब्बासी को आप 11:30 बजे 4 दिन पहले करते हो, शेख रशीद की 1000 कनाल जमीन निकलती है और आप सरफ नजर कर जाते हो। कई केसेस हैं इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आते, पार्टी फंडिंग केस है, वो इंतजार हो रहा है जी कि उसके बारे में पाकिस्तान के अंदर कौन सा जो पैराडाइम डेवलप होता है जिसके मुताबिक फैसला हो। इससे ज्यादा सच नहीं बोलते, मेरे हिम्मत नहीं है कि मैं इतना कम सच बोलूं, मेरे से सीखा नहीं है, मेरी उम्र अभी मेरे पे गुनाह बख्शवाने की उम्र खत्म हो गई है मेरी। नहीं साहब, हमारी तरफ से आपको पूरा ग्रीन सिग्नल है। क्या ग्रीन सिग्नल? छोड़ मारो गोली, तुम्हें क्यों ऐसे काम का भट्टी साहब को चलाने के लिए आप मुझे बातें कर रही हो? वो वैसे मेरे खिलाफ है अंदर से। बिल्कुल भी नहीं न्याजी साहब, यकीन जानिए। मेरे पे रात को मेरे बारे में कहते, मैं सोच के तुम्हारे बारे में मेरा दिल करता मैं तलवार निकाल लूं तुम्हारे ऊपर निकाब में। ये वो मेरा छोटा भाई है। बड़ा ठीक है, आर्गूमेंट डालें निकालें दे तो मैं 200-250 दे सकता हूँ, प्रोग्राम में टाइम नहीं है। देखो यहाँ पे इतनी है, बेचारे हारून अख्तर के साथ क्या हुआ है, मुस्लिम लीग जानिए आजाद कर दिया गया। आप बात सुने, ये इससे ज्यादा मदद का खेल होती है कि नवाज शरीफ के साइन है, इसलिए ये सारे इलेक्शन आजाद लड़ी। क्यों? क्योंकि सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन आ रहा था, वो आजाद लड़े। अच्छा, अब मतलब क्या नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला माफ करे, पाकिस्तान पे इतना कड़ा वक्त है, लेकिन इसकी सजा जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में तमा की वजह से मुल्क को याद आए हैं, उनका तमाम में हुज्जत हो चुकी है। वो क्या कहते हैं, रेट्रीब्यूशन, पता नहीं, मेरा ख्याल है कि तमाम में हुज्जत ही होती है। अब हो चुकी, अल्लाह मियां ने अपना निजाम खुद चलाना है, और एक नीति के साथ तख्लीक दिया गया था। न्याजी साहब, हम आपके जज्बात समझ रहे हैं, यकीनन आपके जज्बात समझ रहे हैं, लेकिन जरा टाइम कम रह गया तो भट्टी साहब का कमेंट भी शामिल करें। बिल्कुल न्याजी साहब, भट्टी साहब का कमेंट भी शामिल करें, मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए मैडम शेख, आज एक दिलचस्प खबर भी है। के इलेक्ट्रिक के मीडिया रिपोर्ट्स में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत जो आई, गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग जो हुई, अरबों की ओवर बिलिंग जो हुई,
के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया हुआ था कि मुबैना तौर पर बिजली के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे, सरमायाकारी करेंगे। चूँकि इस मुआहदे की पासदारी नहीं हुई, लिहाजा चेयरमैन नैब साहब ने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह नोटिस लेकर नैब कराची को हुक्म दिया है कि के इलेक्ट्रिक से कहा है कि मुआहदे की कापी, मुतलका दस्तावेज़ात और सरमायाकारी की तफसीलात लेकर हाजिर हों। और ये याद रहे, ये दूसरा नोटिस है जो मुझे बड़ा पसंद है। पहला नोटिस वो था जो वो तैयारे में खातून वो हमारे परचम के साथ कुछ झूम रही थी, उस पर जो नोटिस लिया था। एवा ज़ुबैक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो वो ठीक है। हाँ, तो वो दूसरा ये नोटिस, ये कमाल के नोटिस लिए। और चेयरमैन नायब साहब, आपने 7 एग्जेक्टिव इजलासों से पहले फरमाया था कि मैं BRT पर भी नोटिस लूंगा, तो प्लीज अब तो 7 एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास हो चुके हैं, उस पर भी नोटिस लें। अच्छा, फैसल वाडा साहब पर एक इल्जाम है कि 9 जदादें ऐसी हैं जो डिक्लेयर नहीं की। एक इल्जाम यह भी है कि मुलाजम शेर खान के नाम पर 465 मिलियन के 2 कमर्शियल प्लाट हैं, इनकी मालियत बनती है। दोहरी शहरियत वाले की बात करेंगे। 2006-2007 में इनकी मालियत बनती थी 465 मिलियन, अब ये ज़्यादा होगी ज़ाहिर है। एक इल्ज़ाम ये भी है कि कागजात नामजदगी में कोई और डिग्री है, सिंध हाई कोर्ट की में कोई और डिग्री दी हुई है। एक इल्ज़ाम दोहरी शरीयत वाला भी है। 11 जून 2018 को कागजात नामजदगी जमा कराए, 18 जून 2018 को रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी मंजूर किए। 22 जून को उन्होंने फैसल वाडा साहब ने अमरीकी शरीयत छोड़ने का प्रोसेस शुरू किया, जो 25 जून को मुकम्मल हुआ मुबैना तौर पर। इस सारों के साथ मुबैना लगा लीजिएगा, मतलब जब कागजात नामजदगी मंजूर हुए तब मुबैना तौर पर वो अमरीकी शहरी थे। फैसल वाडा साहब का कहना है मैं तैयार हूँ, सारे सबूत मेरे पास हैं और मैं इनसे बेगुनाह होकर निकलूंगा। अब अगर इन अनडिक्लेयर्ड जायदादों का इल्ज़ाम निकलता है, सच निकलता है, या दोहरी शरीयत का सच निकलता है, तो वो ज़ाहिर नायली बनती है। क्योंकि मुस्लिम लीग के जो 2 सेनेटर नायल हुए थे, सादिया अब्बासी और हारून अख्तर, तो अदालत ने हारून अख्तर के बारे में एक रिमार्क्स दिए थे कि उनके पास कनाडा की शरीयत है। जिस दिन उन्होंने कागजात नामजदगी जमा दाखिल किए, उस दिन उनके पास दोहरी शरीयत मौजूद थी। तो इस हवाले से तो अगर जो इल्ज़ाम सच्चा है तो फैसल वाडा साहब भी, लेकिन आप बहुत जालिम लोग हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, महमल और बाबर और रीमा सारे जालिम लोग हैं। कल ही मेरे महबूब फैसल वाडा साहब ने मेरे महबूब कायद के खिलाफ साजिश बेनकाब की थी, असद उमर और शाद मोहम्मद कुरैशी की, और उन्होंने कहा था कि चॉप अप कर देंगे, काट देंगे जो इस तरफ आया। तो ये, और कल ही उन्होंने अनइलेक्टेड के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था। आज आपने सवाल रख लिया है ये जाहिर करने के लिए कि ताकि उनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई हो, वो जल्दी नायल हो। नहीं, अभी 5000 लोगों को हम फांसी पर चढ़ाकर नायल होंगे, इससे पहले कभी नायल नहीं होंगे। और दूसरी बात है, अगर नौकरियों की बरसात ना हुई तो मैं फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ। ठीक है जी, हम आपसे नए सवालात के साथ कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।